Recording in किस तरह से progress. जनरेट करते हैं ये दोनों, और फिर किस तरह से हम ये लगा लेते हैं, सप्लायर को भेजते हैं अपने, और सप्लायर हमारी इन्वेंट्री के ऊपर, हमारे यूनिट्स के ऊपर इसको लगा देता है। ये चीज़ें इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। और कंपटीटर, सप्लायर कंपटीटर किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपका कंपटीटर उसकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, यूके लिमिटेड रजिस्टर्ड है, तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि वो किस सप्लायर से सामान मंगवा रहा है, और ताकि हम भी उसी से बात कर सकें। ठीक है, उसकी वो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सेम होगी। जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। थोड़े से जी पार्टिसिपेंट्स हमारे ठीक हो जाए ज़रा। किस किस ने काम लिया है जी अभी तक, कोई प्रोडक्ट हंटिंग का या कोई अकाउंट ओपनिंग का, किस किस को मिला है? पाकिस्तानी बैंक, पाकिस्तानी बैंक तो ये केएसए में बैंक नहीं है आपके पास? आप पाकिस्तानी बैंक की डिटेल क्यों दे रहे हैं? आप देखिए, आपने वहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो देना है, अगर उसमें आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे रहा है, मांग रहा है, तो उसकी जगह कोई और ऑप्शन होगी। बाकी एज ए चार्ज मेथड आप पाकिस्तानी बैंक लगा सकते हैं उसमें। अच्छा जी। एलएलसी बनानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा। नहीं, इसमें क्या आप मसला क्या है? क्लाइंट किधर का है, पाकिस्तान का, यूएस का आपका? डिटेल्स पाकिस्तान की हैं उसकी, पाकिस्तान की हैं, तो फिर क्या इशू है? आप उसका पासपोर्ट की कॉपी लें, और सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपको उसकी। इंक फाइल वगैरह पे जाएँ, वहाँ पे फाइल कर दें उसके नाम की। उससे पहले वर्चुअल नंबर एक ले लें बाइक का, ठीक है? और वर्चुअल नंबर लेके तो इंक फाइल पे जाएँ, या ज़ेन बिज़नेस पे, या किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके नाम की एलएलसी फाइल कर दें। वर्चुअल एड्रेस की भी इसी तरह वेबसाइट्स है ना, जहाँ पे जिस तरह हमने यूज़ के लिए देखा था। ये आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये इंक फाइल वाले भी प्रोवाइड करते हैं आपको ना, और जो आपके रेज़िडेंट एजेंट्स होते हैं ना, वो भी बेसिकली आपको वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें बस आपने ये देखना है कि आपको ये जो मेल आपको आएगी ना, मतलब जो भी आपको लेटर आता है अगर कोई, तो ये आपको स्कैन करके ईमेल कर दिया करें, इस तरह का आपने एड्रेस लेना। अभी देखिए इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई। अब ये इनका तो ऑथेंटिक है, इसका तो मुझे पता है ये कितने का दे रहे हैं। यस, यस वर्चुअल एड्रेस ये भी है। यस, ग्लोबल मेल के इन्होंने पैकेज दिए हुए हैं। बेसिक पैकेज है $9.95 पर मंथ बिल्ड एनुअली, और $14.99 बिल्ड मंथली। ये इनके पैकेजेस हैं।
ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर करके असल में इनमें जो टॉप पे आ रही होती है ना वेबसाइट्स, वो अ, आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक होती है। जितना आप नीचे जाते हैं, नीचे पेजेस पे जाते हैं, उतनी ऑथेंटिसिटी का जो है ना, मसला हो सकता है। एलएलसी ओपन करने में तो इतना टाइम नहीं मिलता लगता आपका। उसके बाद जो आपका ये नंबर है, उसमें टाइम लग जाता है। सिर्फ एलएलसी आपने देनी है, तो आप उनसे 1 वीक का टाइम ले लें, 10 दिन का ले लें, उसके अंदर आ जाएगी। हाँ जी, ये फिज़िकल वर्चुअल एड्रेस एक्चुअल एड्रेस होता है, जहाँ पे आपकी मेल जाती है, वो उसको मेल को रिसीव करते हैं आपके बिहाफ़ पे और उसको स्कैन करके आपको भेजते हैं। वालेकुम सलाम। नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है अभी तक, बस ये वर्चुअल एड्रेस का पूछ रहे थे, यूएस का स्टूडेंट्स कुछ, वो बताया अभी। ड्रॉप शिपिंग में भी पहले एलएलसी बनानी होती है। ड्रॉप शिपिंग में ज़रूरी नहीं होती है एलएलसी अगर आप अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की बात करें। ये नंबर किन से होता है क्या मतलब? एलएलसी की फ़ी पहले हम खुद पे करेंगे और फिर क्लाइंट से लेंगे। इसमें कुछ आप एडवांस पेमेंट ले लें उनसे और कुछ बाद में कर लें। जिस तरह आपका क्लाइंट सैटिस्फाई होता है, उस तरह से कर लें। लेकिन कोशिश करें कि ले लें एडवांस पेमेंट ना आपके बंदा जानने वाला नहीं है तो। ये कोई अपना लोगो बना के भी लगा सकते हैं। भई मर्ज़ी है आपकी, आप अपनी पिक्चर उसमें नहीं लगाना चाहती, आप उसको कोई लोगो बना लें। वो कोई फ़र्ज़ नहीं है बिल्कुल कि आपने अपनी पिक्चर लगानी है फाइवर पे। वर्चुअल एड्रेस का ये बताया ना, आप इसको गूगल पे सर्च कर लें और ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। इंक फाइल है, ये तो ऑथेंटिक है, इसको यूज़ किया हुआ है मैंने। बाकी बाकी जगह से भी आप देख लें। वो स्कैन में लाइक ये दे रहे हैं $15 का या ये वाला था। तो ये इसको एक्सप्लोर कर लें आप, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। स्टेटमेंट पर एड्रेस नहीं लिखा हुआ, मीज़ान बैंक स्टेटमेंट पर एड्रेस नहीं लिखा हुआ। आपको ये मेरे ख़्याल बैंक से मिलेगी एड्रेस वाली, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, बैंक से मिलेगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों लगा, हाँ जी, दोनों लगा सकते हैं। होलसेल में एलएलसी लाज़मी है, हाँ जी, होलसेल में एलएलसी लाज़मी है, उसके बगैर नहीं काम चलता। सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हुए बिज़नेस लोकेशन यूके आनी है जी। बिज़नेस लोकेशन आपकी अ यूके ही आएगी और वहाँ पे आपका जो आपने यूके लिमिटेड कंपनी क्योंकि आप प्रोफ़ेशनल बना रहे हैं इसके अंदर, तो यूके लिमिटेड कंपनी पे जो एड्रेस आपने लिया है, वो वाला एड्रेस आप वहाँ पे डालें। अदीला अशफ़ाक़, ये आप कौन-सी पर्सनल डिटेल्स कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? होलसेल और पीएल में क्या फ़र्क है? आप भी मेरे ख़्याल भाई नए आए हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम सारी बचपन में डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट में। होलसेल में हम लोगों की ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल करते हैं और प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हाँ जी, क्रेडिट, डेबिट दोनों लगा सकते हैं आप। अगर चार्ज मेथड लगाना है ना, आपने क्रेडिट, डेबिट दोनों कार्ड लगा सकते हैं। वीज़ा या मास्टरकार्ड। जब वो आप गिग अपनी पब्लिश करेंगे, फिर आपको टेस्ट की ऑप्शन आएगी ना वहाँ पे, फिर वो आपको टेस्ट करेगा।
यूके में लिमिटेड एंड यूएसए में एलएलसी होती है। जी, जी। माधव सन साहब, यूके में लिमिटेड एंड यूएसए में एलएलसी होती है। एनी बैंक अकाउंट, हाँ जी, एनी बैंक अकाउंट, लेकिन ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आपकी एक्टिव हो उसकी उसको चेक कर लीजिएगा। जो भी कार्ड आप लगाएँ, आप पहले हेल्पलाइन पे चेक कर लें या आपको श्योर होना चाहिए कि वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस के लिए, इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस के लिए कार्ड आपका एक्टिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कार्ड लगा देते हैं, कार्ड चार्ज नहीं होता, अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, पीछे से आपका एक्टिव ही नहीं होता ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस के लिए कार्ड। मोहम्मद कुर्बान, हाँ जी, ले सकते हैं, अगर वो देना चाहे तो आप पहले भी ले सकते हैं। मिनिमम बजट कितना चाहिए है? यूके में होलसेल के लिए भई उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। मैं शायद पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। एक दफ़ा मैं ये बजट वाली बात ना दोबारा बता देता हूँ। एक होती है टेस्टिंग, कि आपने टेस्ट करना है कि ये क्या बिज़नेस है, किस तरह से चलता है। भई बाकी प्रोडक्ट लगाएँगे हम तो सेल होगी कि नहीं होगी, कैसी बातें बनी हैं, क्या चल रहा है ये। तो वही टेस्टिंग, तो आप अकाउंट बनाएँ बेशक $100 की, तो 4-5 चीज़ें लेके लोकल स्टोर से परचेज़ करके अमेज़न वेयरहाउस पहुँचा दें और वो लग जाएगी, ठीक है? 100, 200, $300 में 100 पाउंड्स में, बेशक आप 20 पाउंड की एक चीज़ लें या 3-3 पाउंड वाली आप 6 चीज़ें ले लें और वो आप अमेज़न के वेयरहाउस में शिपमेंट क्रिएट करके वहाँ पहुँचा दें और वहाँ से आपको टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कि आपने कुछ टाइम के लिए बिज़नेस को ब्रेक इवन के ऊपर रन करना है, कि आपका ब्रेक इवन के ऊपर बिज़नेस रहे और आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है, ठीक है? अब उसके अंदर आपने ब्रेक इवन में देखना है कि आपके क्या एक्सपेंसेस क्या-क्या हैं। आप खुद काम कर रहे हैं, आपने वीए हायर किया हुआ है, आपने ऑफ़िस लिया हुआ कि नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपने टूल्स कौन-कौन से लिए हुए हैं, आपने डायरेक्ट बाय किए हुए हैं टूल्स, ठीक है? तो वो आपके 20-20 हज़ार के वो टूल्स एक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के वो आपने एक्सपेंसेस अपने देखने हैं सारे कि वो क्या हैं आपके। अब एक्सपेंसेस को आपने मीट करने के लिए आप इतना प्रॉफ़िट आपको चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस सारे निकल रहे हों ब्रेक इवन के लिए। तो उतना प्रॉफ़िट लाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यूके का अगर मैं बताता हूँ तो 10% होलसेल में जो प्रॉफ़िट है, वो एक अच्छा प्रॉफ़िट समझा जाता है कि 10% अगर आपको यूके में हो रहा है, होलसेल के अंदर, तो वो अच्छा प्रॉफ़िट है, ठीक है? तो आपने 10% देखना है कि भई 10% मेरे जो खर्चे बन रहे हैं, मेरे 500 पाउंड खर्चे हैं, ठीक है? अब मुझे 500 पाउंड्स प्रॉफ़िट चाहिए है, उसके लिए 500 पाउंड्स प्रॉफ़िट निकालने के लिए अगर 10% प्रॉफ़िट चल रहा है, तो आपको 5000 पाउंड्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो 5000 पाउंड्स आप इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर आपको 500 बचेंगे और उस 500 से आपके खर्चे चलेंगे, ठीक है? तो वो ये आपका हो गया ब्रेक इवन, फिर इससे ऊपर आगे फिर जितनी इन्वेस्टमेंट है किसी की वो उसको बढ़ाता जाए। लेकिन आपने ये अपना खुद देखना है कि आपका ब्रेक इवन कहाँ पे है। भई किस चीज़ की हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं हम ना एकदम रोला डल गया। क्या प्रोवाइड कर रही हैं? पोर्टफोलियो बना के दे रही हैं? वही मैं क्या बता रहा था मोहम्मद सरफराज साहब, मैंने अभी यही बताया है थोड़ी देर पहले। मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा था। मेरे ख़्याल आज वैसे ही स्टूडेंट्स कम हैं, हम स्टार्ट करते हैं 215 ही है, ज़्यादा नहीं हो रहे। नहीं भाई, मेरा इसी तरह का है स्टाइल, पता नहीं क्यों आप लोगों को लगता है मैं गुस्से में हूँ। फाइबर अपर पीपल पर आवर, इनमें क्लाइंट्स मिलने का पोटेंशियल किसमें ज़्यादा है? अपवर्क में ज़्यादा है।
अपवर्क में ज़्यादा है पोटेंशियल, ठीक है। फाइवर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फाइवर में मिलता भी है तो वो छोटे-छोटे क्लाइंट होते हैं। फाइवर में इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं होती। छोटे ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। किसी से कॉन्टैक्ट करके अकाउंट बना के देंगे तो वो अपने पोर्टफोलियो पे कैसे शो करेंगे? आप अपने एक्सपीरियंस वगैरह में डाल सकते हैं वो, अदरवाइज़ वो उसका रिकॉर्ड तो उसमें नहीं होगा। गिग बनाने का भी ओवरव्यू देते हैं। भई ये गिग बनाने का ओवरव्यू दे चुके हैं, 2 लेक्चर इसके ऊपर किए हैं हमने। तो नाम देते हैं क्वेश्चन। अरे नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, ये गिग्स बनानी है। मैं उसकी वो होलसेल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ कि मैं अभी बता के बिल्कुल वो ख़त्म ही किया है मैंने कि भई होलसेल में इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मैंने खुद 3-4 मिनट लगाए हैं उसके ऊपर। तो फिर एकदम क्वेश्चन आया उनका कि सर होलसेल में इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? तो मैं परेशान हो गया, मैं तो यही बता रहा था अभी। सर्टिफ़िकेशन आप ऐड कर दें तो अच्छी बात है अगर आपके पास है तो। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की वीडियो बना के आप ग्रुप में डाल सकते हैं बट यूट्यूब पे ना हो। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल कोई नहीं है। यूट्यूब पे ना हो वैसे आप वीडियो वहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि यूट्यूब में फिर उसको वो एक प्रमोशन के लिए लिया जाता है कि आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, उसको अलाउ नहीं करता पीएटीबी। अगर गिग की कैटेगरी चेंज कर दी जाए तो गिग विदाउट टेस्ट पब्लिश हो जाती है। अच्छा, ये इसको डिटेल में बता दें आप शुमाइला इसको आप ग्रुप में डिटेल में बेशक बता दें। ये बता रही हैं कि आप अपनी स्किल चेंज करके ना कैटेगरी चेंज करके अगर गिग पब्लिश करते हैं तो फिर टेस्ट नहीं होता। तो उसके बाद फिर मेरे उसके बाद टेस्ट नहीं देना पड़ता होगा किसी भी गिग के ऊपर फिर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, चलें इसका कुछ अच्छा एक मिनट हैंड रेज़ किया है इन्होंने। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, इनको बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। 1 मिनट मेरी मुझे जी आप अनम्यूट हैं शुमाइला? जी मैम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली ये होता है कि गिग पब्लिश कर रहे होते हैं जब हम कुछ कैटेगरीज के लिए टेस्ट लाजमी होता है, वो कंपलसरी आपको टेस्ट देना पड़ता है। दैट्स वाई आपकी गिग पब्लिश नहीं होती। अगर आप वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी जब आप गिग पब्लिश करने से पहले आप सारे गिग क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिश का ऑप्शन आता है, तो वो टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि टेस्ट अटैम्प्ट करें। फिर उसके लिए आप टेस्ट मत अटैम्प्ट करें, आप कैटेगरीज में जाएं, वहां पे अपनी कैटेगरी को चेंज कर लें। वीडियो एडिटिंग की आप कैटेगरी लगा दें, उसके बाद गिग पब्लिश हो जाएगी और उसको एडिट किया जा सकता है। बाद में कैटेगरी आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आप चाहें तो मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर करके करके दिखा देती हूँ। हुँ, 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 हुँ। हाँ, नहीं इसमें टाइम लग जाएगा ब बस ये समझ गए हैं या आप इसका बना के ना एक छोटी-सी वीडियो इसके ऊपर, तो ग्रुप में ओके शेयर सर। कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। फिर दूसरे ग्रुप में भी दोनों ग्रुप में ये शेयर कर दीजिएगा इसके ओके ऊपर, सर। ठीक है? ठीक है। अच्छा ये इसी तरह से है जिस तरह हमने अपवर्क में किया था ना, अपवर्क आपका ये जो वर्चुअल असिस्टेंट की हैं प्रोफाइल्स, वो अप्रूव नहीं करता है। तो फिर हमने उसमें स्टार्ट में कैटेगरी चेंज करके कोई और कैटेगरी से अकाउंट बना लिया था, वो अप्रूव हो गया था। बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम कह ही नहीं रहे ना वक़ार अली, हम ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कह रहे कि आपने अमेज़न पे इन्वेस्टमेंट करनी है। असल में अमेज़न एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसमें अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें लोगों को सर्विसेज़ भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो बेसिक हमारा फ़ोकस ये है कि लोग उसके अंदर
सर्विसेज देने के लिए तैयार हो जाएँ। आप में से जो बिज़नेस खुद करेंगे वो तो बहुत कम लोग हैं ना। आई थिंक 5% या इससे ज़्यादा भी मुश्किल है कि अगर 5% लोग हो जाएँ। ज़्यादा लोग तो सर्विसेज के लिए ही कर रहे हैं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि बड़ा है इस वजह से उसके ऊपर फ़ोकस किया हुआ है और वो है भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। अच्छा जी, अ अ, हमने कल देखा था रिक्वेस्ट फॉर सैंपल तक कि आपके 3 जब हो गए हैं रेडी, आपने 3 सप्लायर्स आपने फाइनल करनी है, ठीक है? तो उसके बाद आपने तीनों सप्लायर से सैंपल ऑर्डर कर दिए थे। सैंपल किस तरह से ऑर्डर करने थे वो आपको बताया था कि आप एक ही फ्रेट फॉरवर्डर कोई लेंगे चाइना में और उसको आप तीनों सैंपल भेजेंगे और वो तीनों सैंपल आपको एक ही पैकेज में डाल के पाकिस्तान भेज देगा। अच्छा, दूसरा काम आपने जो करना है कि आपने जो आपका कॉम्पिटिटर है अमेज़न पे, आपका जो अमेज़न पे कॉम्पिटिटर है, आपने उसका सैंपल भी ऑर्डर करना है। अच्छा, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसका भी आपने सैंपल ऑर्डर करना है। मुझे कोई प्रोडक्ट बताएँ भई कोई नई-सी, किसकी एग्ज़ाम्पल दूँ आज मैं आपको? For the wrapping paper, pad, folio, kitchen utensils, set, bike lights, fake plants, base coat, base coat क्या है ये? Jewelry to gated है ना, ये क्या है जी देखते हैं। बेस कोट क्या है? अच्छा, ये कोई कॉस्मेटिक टाइप की चीज़ है कोई। ये केमिकल्स में ये तो शायद गेटेड होगी शायद। मैं खाली समाज साहब से कह दूँगा कि आपको 2-3 मिनट का अगेन ओवरव्यू दे दें फाइबर अकाउंट का प्लीज़ सर। अच्छा, फाइबर अकाउंट का ठीक है जी, आपको कल के लेक्चर में हम स्टार्ट में फाइबर अकाउंट का ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है? आपने कल पूरे 10 बजे ऑनलाइन आ जाना है। एक तो आप लोग ये जो स्टार्ट होते हैं ना 10 बजे से स्टार्ट होते हैं 100 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। अभी देखें अब 10:27 हो गए हैं, अभी जाके 250 हुए। ये काम ना किया करें भई 10 बजे का मतलब 10 बजे। आपकी क्या थी रिक्वेस्ट आपने क्या कहा हुआ था? तो 10 बजे पूरे सब ऑनलाइन आ जाया करें भई। ये इस तरह से टाइम वेस्ट होता है बहुत। हाँ, सोर्सिंग का वो मैं दे दूँगा। सोर्सिंग के अंदर इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सोर्सिंग में तो इतनी मुश्किल चीज़ कोई नहीं है, लेकिन ये कि इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं और थोड़ी बोरिंग किस्म की हैं, लेकिन इतना मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। वर्चुअल एड्रेस लेने का कंप्लीट स्टेप्स, चार्जेज़ एटसेट्रा। वर्चुअल एड्रेस लेने के लिए मैंने आपको बताया आप गूगल पे जाएँगे एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है आप इंक फाइल का, आप उस पे जा सकते हैं और आप इसको कहें कि मुझे वर्चुअल एड्रेस चाहिए, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे इनके पैकेजेज़ होंगे डिफरेंट रेजिडेंशियल एजेंट फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंटल कॉर्पोरेशन। इनका बटन कहाँ
भी परचेज करने वाला ये चूज स्टोर स्टेट पे वर्चुअल एड्रेस सर्विसेज। हाँ, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करें, किस स्टेट का आपको चाहिए। ठीक है, वाशिंगटन फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से करके। तो एडवांटेजेस बता दिए। ठीक है, ये आप कर लेंगे। लेकिन अगेन इन्होंने भी बात की है, जो मैंने पहले बताया था कि आपको रजिस्टर्ड एजेंट फिर भी चाहिए, आपको रजिस्टर्ड एजेंट फिर भी चाहिए। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर एलएलसी ओपन कर रहे हैं और आपने वर्चुअल एड्रेस ले लिया है, तो इट डजंट मीन कि आपको रजिस्टर्ड एजेंट नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपको फिर भी चाहिए, और रजिस्टर्ड एजेंट का अपना फिजिकल एड्रेस होगा, उनका अपना फिजिकल एड्रेस होगा जिसके ऊपर वो आपको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये वर्चुअल एड्रेस की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वर्चुअल एड्रेस आपको और जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ एलएलसी ओपन करने में जब आप रजिस्टर्ड एजेंट लेते हैं, तो वो उसका एड्रेस जो है वो यूज़ हो जाएगा। अच्छा जी। उनके चार्जेस वन टाइम नहीं होते हैं, चार्जेस मंथली होंगे या एनुअल होंगे। लिमिटेड के लिए भी चाहिए है रजिस्ट्रेशन एजेंट क्या? नहीं, नहीं, लिमिटेड कंपनी यूके में नहीं चाहिए आप। ठीक है जी, समझ आ गया इसका। अकाउंट बना के देना है तो वीपीएस नीड होगा अगर वो यूएस का बंदा हो। हाँ जी, यूएस का बंदा है तो उसको यूएस वीपीएस के ऊपर बना के देंगे। सिल्वर ग्लिटर कप्स, अच्छा भाई, ये हम वो ओपन कर रहे थे प्रोडक्ट कोई। अच्छा, ये सिल्वर ग्लिटर कप्स की नई चीज आई है कोई। ये डिस्पोजेबल, अच्छा डिस्पोजेबल है। ये इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। 100 काउंट हार्ड प्लास्टिक है, वेट भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। अगर तो वो डिस्पोजेबल टाइप के वो दूसरे हो ना, अ, जो पेट के होते हैं मेरे ख्याल, पेट होता है उसके अंदर, या एचटीपी होता है, तो उसका इतना ज्यादा वेट नहीं होता। अच्छा, बताना आपको ये था कि आपने इसके अंदर से देखना है कि आपका कंपिटिटर कौन सा है। ठीक है, कंपिटिटर हम सिलेक्ट करते हैं जो बंदा टॉप पे होता है, जो सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है, और जिसका आपका कम से कम बीएसआर है, जिसके रिव्यूज जाते हैं, वो आपका कंपिटिटर है। ठीक है, आपने वो डिजाइन वगैरह भी देख लेना कि क्या आप वही डिजाइन लॉन्च करना चाह रहे हैं, और वो वही आप उसकी जो वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल 100 पीसेस की ही आपने ऑफर करने हैं। अगर 100 पीसेस का एक कप बिक रहा है, तो वो आपका कंपटीटर बन जाएगा। जैसे इस केस में ये देखते हैं, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो कि सारे बेच रहे हैं। यहाँ पे ये बंदा है, लेकिन इसका भी सिल्वर ग्लिटर कप नहीं है। आपको सिल्वर ग्लिटर कप चाहिए, तो सिल्वर ग्लिटर कप ये बंदा दे रहा है। ठीक है, 100 पीसेस। अब इस बंदे का आप जो ये होगा वो आप ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अगर तो ये डिलीवरी टू पाकिस्तान दे रहा है, तो आप इसको डिलीवर टू पाकिस्तान में, बल्कि इसको आप डिलीवर टू पाकिस्तान ना करवाएं, आप इसको वहीं पे करवाएंगे, यूएस में ही किसी के पास करवाएंगे, और यूएस टू पाकिस्तान आप इसको डिलीवर करवा लेंगे। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई पाकिस्तान में हम डिलीवरी आपको नहीं दे सकते, तो आपने यूएस में ही किसी जानने वाले के पास आपने इसको डिलीवर करवाना है, या किसी प्रेप सेंटर के ऊपर, अगर जानने वाला नहीं है तो किसी प्रेप सेंटर के ऊपर आप इसको डिलीवर करवाना है, और प्रेप सेंटर वाला आपको पाकिस्तान में डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो इधर से आपने इसको ऑर्डर कर दिया, इधर से आपने अलीबाबा से जो 3 आपके
सप्लायर्स जो आपने फाइनल किए हैं उनको ऑर्डर कर दिया। अब वो उसका ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर आपने कंपेयर करना है, इनकी पैकेजिंग को कंपेयर करना है, ठीक है? और इसकी पैकेजिंग को आपने इम्प्रूव करके इसकी जो आपकी कंपटीटर की प्रोडक्ट आ रही है, इसमें देखना है आप क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं और वो इम्प्रूवमेंट्स आपने अपने सप्लायर को बतानी है। अच्छा जी, सप्लायर के साथ आपने फिर नेगोशिएशन किस तरह से करनी है? Show your respect for them. Negotiating for a lower price means cutting into their profit and sales commission, and one way to compensate for that is by showing them respect and admiration. But be honest and don't make the praise sound contrived. वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप किससे बात करेंगे, रिस्पेक्ट से ही करेंगे। लेकिन ये वाला एक फैक्टर बीच में रखना है कि उनका भी अ, ये जिस तरह यहाँ पे होता है ना मार्केट में, तो किसी को कम करवाना हो कहते हैं भाई तुम तो महँगा दे रहे हो, तुम लूट रहे हो लोगों को, ये वो। तो वो रिस्पेक्ट के साथ उससे डील करना। कस्टम चार्जेज़ इन पाकिस्तान आपने क्यों कैलकुलेट करना है? आपका इसके अंदर कस्टम चार्जेस का क्या है? अच्छा, राफेल से प्रेप सेंटर वो होता है, प्रेप सेंटर जहाँ पे आप अपना स्टॉक भेज रहे होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अमेज़न में डायरेक्ट भेजनी है और अमेज़न उसको डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करता उसकी पैकेजिंग की वजह से, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट है अमेज़न की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसके ऊपर लेबल्स लगाने हैं हर इंडिविजुअल आइटम पे, कोई पैकिंग स्पेसिफिक अमेज़न कहता है कि इसको पॉली बैग में पैक करके दें, या कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह के सेंटर्स बने हुए हैं, वेयर हाउसेज़, जहाँ पे पहले हम अपनी प्रोडक्ट को भेजते हैं और वहाँ पे वो उसकी प्रिपरेशन होती है और फिर अमेज़न के वेयर हाउस जाती है। तो ये प्रेप सेंटर्स हैं। तो वो जो भी इंटरनेट पे आप इसको सर्च कर लेंगे, प्रेप सेंटर अवेलेबल है। वहाँ पे यूएस में आप उसको प्रोडक्ट भेजेंगे और वहाँ से आप पाकिस्तान उसको शिप करवा लेंगे। उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रेप सेंटर वाले को भी शिपमेंट की। वही अभी कुछ नहीं, हमने क्वेश्चंस ही आंसर किए हैं लोगों के। ये स्लाइड्स हमने अभी स्टार्ट की हैं। उससे पहले बस लोगों की क्यूरीज थी, उसको ही आंसर कर रहे थे। उसका एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी उन्हें। यूके में हो, कहाँ पे उसका एड्रेस डालना है आपने? यूके में है आपका बंदा, तो आपने एड्रेस कहाँ डालना है उसका? अच्छा भाई, एक दफ़ा वर्चुअल एड्रेस में वहाँ पे डालना है। अब भाई बेहतर है कि ना डालें। बेहतर है कि ना डालें जब आपको वर्चुअल एड्रेस या वो मिल रहा है इज़िली थोड़े से पैसे खर्च के। तो उनको किसी और काम के लिए बचा के रख लें, ठीक है? लोग परेशान हो जाते हैं। इसके ऊपर एचएमआरसी के लेटर्स भी आएँगे, कॉर्पोरेशन टैक्स के लेटर्स भी आएँगे, ठीक है? तो वो एचएमआरसी के लेटर देख के तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि बोले, ये क्या हो गया? चाइना से यूएस, फिर यूएस से पाकिस्तान, डायरेक्ट चाइना से पाकिस्तान में चार्जेस ज़्यादा हैं। चाइना से यूएस, फिर यूएस से पाकिस्तान। भाई चाइना से यूएस, फिर यूएस से पाकिस्तान कौन भेज रहा है? आप लोग समझे नहीं है। नहीं, ये अच्छा वैसे मशवरा दिया आपने, चैट डिसेबल करना है। असल में ना जब स्टार्ट हो जाए ना लेक्चर, ठीक है, पहले हम टाइम रखते हैं। जब स्टार्ट हो जाए ना एक दफ़ा, तो प्लीज़ इसमें फिर इर्रेलेवेंट, उससे ना लेक्चर से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं किया करें। मतलब वो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा वो हो गया स्टार्ट में खत्म। अब सिर्फ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप किया करें। पुरानी चीज़ें बीच में आप जब बार-बार पूछते हैं ना,
तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन हो जाती है। अच्छा, मैं इसमें ये क्लियर कर दूं आपको कि आपने जो सैंपल्स मंगवाने हैं, जो आपका अली बाबा का सप्लायर है, 3 सप्लायर आपने शॉर्टलिस्ट किए, उन 3 सप्लायर से सैंपल्स आपने पाकिस्तान में अपने पास मंगवाए, ठीक है। इसी तरह आपने एक अपना कंपटीटर चूज किया है अमेजोन पे बंदा, ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका कंपटीटर है, आपने इसको compete करना है, अपनी अपनी लिस्टिंग लगा के अपनी अमेजोन पे लॉन्च करके आप इसको compete करने जा रहे हैं। तो आप एक सैंपल इसका मंगवाएंगे, ये आप कहाँ से मंगवा रहे हैं? यूएस से, ठीक है। ये किस तरह से मंगवा रहे हैं कि अगर तो वो डायरेक्टली आ सकता है, डायरेक्टली मंगवा रहे हैं, या आप किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी जानने वाले के दोस्त के, या अगर वो भी कोई बंदा नहीं है तो फिर आप वेब सेंटर में ऑर्डर करके वेब सेंटर वाला आपको पाकिस्तान भेज रहा है, इस तरह से आप इसको मंगवा रहे हैं। अब आपके पास ये कंपेयर करने के लिए एक ये सैंपल मौजूद होगा, और जो चाइना से सैंपल आए हुए हैं वो आपस में कंपेयर होंगे, और ये वाला सैंपल उन तीनों से कंपेयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सैंपल्स आएंगे। ठीक है जी, आस्क डीप क्वेश्चंस। आपने डीप क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है सप्लायर से। उससे ही जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उसी से बातें खुलेंगी, और उसी से आपको आइडिया होगा कि वो बंदा कितनी आपको फेवर दे सकता है, या वो खुद कितने पानी में है, कितनी कितनी प्रोडक्शन है उनकी, या अपनी प्रोडक्शन है भी या नहीं है। अच्छा, एक आप सप्लायर सिलेक्ट करते वक्त, फॉर एग्जांपल आपको 3 सप्लायर थे, और तीनों सप्लायर का आपको एक जैसा रेट मिल गया, ठीक है। तीनों सप्लायर से आपको रेट एक जैसा ही मिल गया, तो और आपको क्वालिटी भी एक जैसी मिल गई है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आप इसमें से कौन सा सप्लायर सिलेक्ट करें। तो इसके अंदर जो आप प्रायोरिटी देंगे सप्लायर को, आप उस सप्लायर को प्रायोरिटी देंगे जिसके पास प्रोडक्ट रेंज, जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी रेंज अवेलेबल होगी। जिस तरह कल हम ये देख रहे थे बेकिंग ट्रेज, और हमने इसकी जब प्रोडक्ट्स को ओपन किया, तो इसके बाद ये प्रोडक्ट रेंज जो है उसके पास वो सारी वही अवेलेबल है जो आप लॉन्च कर रहे हैं। इसका आपको फायदा क्या होगा कल को, आप जब अपना आपने ब्रांड लॉन्च किया है अमेजोन के ऊपर, और क्योंकि आप एक ब्रांड जो है वो एक ही टाइप की आइटम सेल करेगा ना, ठीक है। अगर आप इसको कुकिंग वेयर के अंदर आ गए हैं, कुकिंग वेयर की चीजें आप सेल कर रहे हैं, तो फिर आप पिज्जा पैन भी सेल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप टार्ट पैन, मफिन ट्रे, लॉफ पैन, ये सारा कुछ सेल करेंगे, ठीक है। तो सप्लायर के पास रेंज पूरी होनी चाहिए, ताकि आप उसी से आइंदा प्रोडक्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन जो आपने इंक्रीज करनी है, आप उसी को ऑर्डर करते जाएं और वहीं से मंगवाते जाएं, ठीक है। वहां से आप प्रायोरिटी सेट करेंगे कि इन तीनों में से अगर आपको एक जैसा रेट, एक जैसी क्वालिटी सब कुछ मिल रहा है, तो फिर या एक ही प्रोडक्ट लाइन वाला बंदा अगर आपको थोड़ा महंगा भी मिल रहा है ना, तो आप उसको प्रेफर करें कि आप एक ही प्रोडक्ट लाइन वाले बंदे के साथ काम करें, क्योंकि उसको आइंदा आपको आने वाले जो है ना उसके अंदर काफी बेनिफिट्स हो जाएंगे, ठीक है। देखें कि वो दूसरी प्रोडक्ट्स क्या सेल कर रहा है, और व्हाट इज अ रियली हॉट सेलर फॉर यू राइट नाउ, वो उनसे पूछें कि आपकी जो इस टाइम सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है वो क्या है। वहाँ उसको फिर आप स्टैट्स चेक कर लें अमेजोन के ऊपर कि वो वाकई काम की चीज है कि नहीं है। व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दोज ऑर्डर्स, ठीक है। आप इनके पास जो हॉट सेलिंग आइटम है उसके कितने ऑर्डर आ रहे हैं, और उस जो अभी कोई नई आइटम आने वाली है तो उसका पूछ लें कि भाई नई आइटम कौन सी को तैयार हो रही है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी आपको उसके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपको ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। आस्क फॉर सैंपल, ये तो हमने कर लिया कि सैंपल लेना है उससे, और इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने जेन्युइन हैं और सीरियस है। इसके बाद प्रिटेंड यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, ये आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी के सोर्सिंग एजेंट भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मेरे साथ कंपनी में तो 2-3 लोग हैं, पार्टनर्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं सोर्सिंग एजेंट हूँ, सोर्सिंग मैं देख रहा हूँ,
लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो सीईओ का है, जो कि मेरे दूसरे पार्टनर हैं। ठीक है, तो इस तरह आप उसको देख सकते हैं कि आप क्योंकि अगर पहले तो ये है कि बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, उसका सीईओ या डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर या इस तरह का मेन बंदा, वो तो अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहा होगा ना, वो किसी एम्प्लॉय को ही लगाया होगा। ठीक है। एक चीज़ तो ये उसे लगता है कि भाई ये बड़ी कंपनी है, उनका सोर्सिंग एजेंट है और फाइनल डिसीजन जो है वो सीनियर मैनेजर जो प्रोक्योरमेंट है उसका है। ठीक है, या मैनेजर प्रोक्योरमेंट का है, या मैं मैनेजर प्रोक्योरमेंट हूँ और फाइनल डिसीजन जो है वो डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट का है। तो इस तरह के जो है वो लोग काम करते हैं इसके ऊपर। डोंट गिव अवे योर वीकनेसेस। बजट आपने उन्हें ये नहीं कहना कि भाई मेरा बजट बड़ा थोड़ा है और मुझे थोड़े से बजट के अंदर मैनेज करके दें। ठीक है, इस तरह की उनको ये चीज़ें नहीं शो करवानी है। ठीक है, आपने बड़ी कंपनी लगना है उसके ऊपर। Suppliers are most likely to give a discount to buyers they think will place a large or repeat order। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है चाइनीज़ को, वो ये करती है कि रीऑर्डर आएगा। आप उसके पक्के कस्टमर बनेंगे और दोबारा ऑर्डर देते रहेंगे, मंथली ऑर्डर देंगे या हर 2 महीने बाद ऑर्डर देंगे। मतलब आप दोबारा भी उससे परचेज़ करेंगे। तो अगर आप ये उनको कन्विंस कर लेते हैं कि हम आपको रीऑर्डर करेंगे और आपके साथ हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है? उसको ये नहीं होगा कि भई एक दफ़ा ही बंदा आया है, अब एक दफ़ा ही मैंने इसे दिहाड़ी लगानी है, जितने पैसे मैं इसे निकलवा सकता हूँ निकलवा लूँ, बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। तो आपने उसको ये यकीन दिलाना है कि भई अब हम एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। ठीक है? अर्जेंसी के साइन्स ना दें, उन्हें अर्जेंसी क्रिएट ना करें कि बस कि मुझे 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ़्ते में इसकी डिलीवरी चाहिए, हर हाल में चाहिए और इस तरह की वो चीज़ें ना करें। ठीक है? अर्जेंसी जहाँ पे आती है, तो वैसे भी वो कहते हैं कि अर्जेंट है और इन्होंने सामान लेके आके किसी को दे देना है, तो उसके अंदर खराब आइटम भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है? तो अर्जेंसी ना उसमें डालें। कंसिडर द सप्लायर्स मार्जिन। अच्छा, सप्लायर्स के मार्जिन को भी आपने ध्यान में रखना है। अक्सर होता ये है। 1 मिनट। अब एक चीज़ हमने चेक कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में ना वो हमें मिल रही है, $4 उसकी मिनिमम प्राइस मिल रही है। ठीक है? मैंने कोई 10-15 सप्लायर चेक कर लिए, $4 से नीचे कोई नहीं दे रहा। मैंने 1688 पे चेक कर लिया, वहाँ पे भी मुझे 3.9 मिल गया, 3.85 मिल गया। ठीक है? मतलब मिनिमम जो है ना $4 ही मिल रहा है, उस सॉरी 3.98, हाँ, 3.9, 3.85, मतलब 4 के करीब ही उसका रेट मिल रहा है हर जगह से। अब मैं अगर सप्लायर को कहूँगा ना कि भई मुझे ये 3 का दो, और मैं उसको फ़ोर्स करूँगा कि ये मैंने 3 का ही लेना है और मैं इससे ज़्यादा नहीं दूँगा, और मुझे पता है कि 4 से नीचे कोई नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, और सबके साथ बहस भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, कोई नहीं दे रहा। अब होगा क्या कि चाइनीज़ वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको ना नहीं करते कि ठीक है जी, अ, हम नहीं दे सकते आपको 3 में, आप ऑर्डर कैंसल कर दें। वो आपको 3 में दे देंगे, ठीक है? लेकिन वो आपको जो $3 में देंगे, उसमें ज़ाहिर-सी बात है कोई क्वालिटी में कोई ना कोई अ, डंडी मार जाएँगे। वो अपने पैसे वहाँ से पूरे कर लेंगे, लेकिन उसका $1 बचाने का उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, ठीक है? तो इस तरह का काम नहीं करना आपने कि मिनिमम आपको प्राइस पता चल गई कि इससे कम नहीं मिल रहा और आप फिर सप्लायर को फ़ोर्स करें कि आप उससे कम में दें। उसका नुकसान आपको ही होगा, उसको नहीं होगा। वो आपको दे देगा, लेकिन वो क्वालिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मसला आ जाएगा, ठीक है? अ, ये भी देख लिया हमने। इनको टर्म्स के ऊपर आ जाए जी। इनको टर्म्स क्या-क्या? अच्छा, इसमें मैं बता दूँ कि इसकी डिटेल से पहले
अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ हमारे यूज़ होने वाली है ना, वो टीटीपी डिलीवरी ड्यूटी पेड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है। लेकिन बाकी जो सारी टर्म्स हैं, जब जैसे-जैसे आप थोड़े एक्सपर्ट होते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं सोर्सिंग के अंदर, तो फिर आप बाकी टाइप्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रेट फॉरवर्डर कोई बड़ा अच्छा सेट हो गया वहाँ पे, ठीक है? वो बहुत अच्छे रेट देता है आपको, बहुत अच्छी डिलीवरी देता है, सब कुछ उसका अच्छा है और उसी सिटी में आपका जो है वो अ, सप्लायर भी है, उसकी फैक्ट्री भी है। तो आप उसके साथ फिर सप्लायर के साथ एक्स वर्क्स रेट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? एक्स वर्क्स रेट क्या है? वो कहता है कि मेरी फैक्ट्री के बाहर जो है ना, वो मैं आपको चीज़ दे दूँगा, मेरी फैक्ट्री से आप पिकअप कर लें। मेरी फैक्ट्री से आप पिकअप कर लें, ये एक्स वर्क्स होगा, ठीक है? इसके अंदर ये देखें जो एक्सपोर्ट पैकेजिंग है, इस चार्ट को देखना किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सबका आप फिर इसको खुद देख लीजिएगा। एक्सपोर्ट पैकेजिंग जो है वो आपको करेगा सेलर करेगा, ठीक है? और इसके बाद जो लोडिंग चार्जेज़ हैं वो बायर देगा, डिलीवरी टू पोर्ट प्लेस बायर देगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस एंड कस्टम्स क्लियरेंस वो भी बायर देगा और ओरिजिन टर्मिनल चार्जेज़, लोडिंग ऑन कैरेज, कैरेज चार्जेज़, इंश्योरेंस ये सब कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस एंड कस्टम क्लियरेंस ये सारा कुछ आप करेंगे, अगर आप सप्लायर से एक्स वर्क्स रेट ले रहे हैं, ठीक है? एक्स वर्क्स क्या है कि आपको फैक्ट्री से पिकअप करना है सामान, आपको उसकी फैक्ट्री से पिकअप करना है, ठीक है? तो आपने एक दफ़ा पिकअप कर लिया तो फिर ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी हैं। उसने वहाँ पे फैक्ट्री से पिकअप करवा के आपसे पैसे लिए और वो फ़ारिग है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या है, फ्री कैरियर प्लेस एफसीए, ठीक है? एफसीए के अंदर क्या होता है आपको जो सप्लायर है वो एक्सपोर्ट पैकेजिंग करके देगा जो आपको जो इसकी कन्वेयंस होगी, ट्रक के अंदर करवाना है, कंटेनर के अंदर करवाना है, लोड भी करवा के देगा। प्लेस जो उसकी पोर्ट है आपकी या पोर्ट है या आपके फ्रेट फॉरवर्डर का एड्रेस है, उसके ऊपर आपको डिलीवरी भी देगा, ठीक है? और अगर पोर्ट के ऊपर डिलीवरी दे रहा है, तो एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी है, टैक्सेस हैं, कस्टम क्लियरेंस है, वो भी आपका सप्लायर करके दे रहा है, ठीक है? अच्छा, अब पोर्ट के ऊपर उसने एक दफ़ा आपकी जो प्रोडक्ट है, उसको जमा करवा दिया। वहाँ पे आपको उसने लोडिंग करवा दी, शिप के अंदर करवा दी या बाय एयर था तो बाय एयर उसने वहाँ पे उसको बुक करवा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस वग़ैरह वो भी पे कर दिया। उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब आपके पास वो पहुँचती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में पहुँचती है, तो यूके में उसके टर्मिनल के ऊपर जो चार्जेज़ हैं, अनलोडिंग के चार्जेज़ हैं, फिर लोडिंग है, फिर कैरेज चार्जेज़ हैं, फिर इंश्योरेंस है, डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेज़ हैं, डिलीवरी टू डेस्टिनेशन है, फिर वहाँ पे अनलोडिंग है, ठीक है? और अगर आपको पोर्ट के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्सेस पे करना है, वो आपने देना है। तो ये सारा कुछ आपने करना है, ठीक है? यहाँ तक सेलर का काम है, इधर तक ये सब बायर का काम है। इसके बाद है फ्री अलोंगसाइड शिप पोर्ट, ठीक है? फ्री अलोंगसाइड शिप एफएएस। एफएएस के अंदर एक एडिशन हो रहा है सिर्फ कि ओरिजिन टर्मिनल चार्जेस वो सेलर पे करेगा, ठीक है? ओरिजिन टर्मिनल चार्जेस सेलर पे करेगा, बाकी सब कुछ वही है। फ्री ऑन बोर्ड एफओबी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एफओबी ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ट्रेड में, ठीक है? इसके अंदर एक स्टेप आप आगे आ जाते हैं कि लोडिंग ऑन कैरेज। लोडिंग ऑन कैरेज जो है वो सप्लायर ने देना है, बाकी सब कुछ आपने देना। मतलब आपके पास पहुँचने के बाद आपकी कंट्री में जो पहुँचने के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ शुरू होती हैं, वो सारी आपकी हैं और उसकी कंट्री तक की सारी ज़िम्मेदारियाँ
वो उसकी थी। इसके बाद कॉस्ट एंड फ्रेट पोर्ट के ऊपर, कॉस्ट एंड फ्रेट एट पोर्ट, ये इसके अंदर कैरेज चार्जेस तक आता है, बाकी सब आपकी जिम्मेदारी है। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस इसके अंदर सिर्फ ऐड होता है, सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, बाकी सब बाहर नहीं करता। सीपीटी कैरेज पेड टू प्लेस, कैरेज पेड टू प्लेस, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने चाइना से चीज मंगवाई, और चाइना से लाहौर की जो मेरी पोर्ट है, लाहौर ड्राई पोर्ट, तो चाइना टू लाहौर ड्राई पोर्ट, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की। लाहौर ड्राई पोर्ट से जब मैंने उसको रिलीज करवाना है, वहाँ कस्टम ड्यूटी टैक्सेस पे करके, वहां से लेके मेरे वेयर हाउस तक की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। ये यहाँ पे सेलर जो है वो, यहाँ से आप देखें कैरेज पेड टू प्लेस, यहाँ तक डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस तक सेलर पे करेगा, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी एट डेस्टिनेशन, अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, कस्टम क्लियरेंस, ये सब बाहर नहीं करना। समझ आ रही है इसको? इस चीज की मैंने चैट ओपन कर दी है, मुझे बता दें, लेकिन इससे रिलेटेड ही प्लीज, यूके लिमिटेड कंपनी पे ना चला जाए कोई, या यूएस एलएलसी पे। एक्स वर्क्स, अच्छा एक्स वर्क्स मैं दोबारा बता देता हूँ, चैट डिसेबल ही करते हैं, सुकून हो जाता है जिंदगी में। अच्छा, इंश्योरेंस जो है ना, वो सब में यहाँ पे लिखी हुई है कि इंश्योरेंस इज नेगोशिएबल, इंश्योरेंस नेगोशिएबल, नेगोशिएबल, ठीक है। ये सिर्फ सीआईएफ और सीआईपी, इसके अंदर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज नेगोशिएबल। क्या आपने लेनी है या नहीं लेनी, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है। आप लेना चाहते हैं, आप उसे कहते हैं इंश्योरेंस ऐड कर दे, वो इंश्योरेंस की कॉस्ट बीच में ऐड कर देता है। अगर आप कहें मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो वो इंश्योरेंस नहीं करवा के देगा आपको, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। एक्स वर्क्स मैंने बताया था कि आपकी जो सप्लायर है ना, उसकी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के बाहर वो कह रहा है मैं आपको डिलीवरी दूंगा, मेरी फैक्ट्री से सामान मैं आपको, बल्कि फैक्ट्री के अंदर ही डिलीवरी देगा, फैक्ट्री से उठा के ट्रक में लोड करने की जिम्मेदारी वो भी आपकी है, फैक्ट्री से उठा के ट्रक के अंदर लोड करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो ये एक्स वर्क्स है, ये EXW फर्स्ट वन, ये होता है, कहेगा मेरी फैक्ट्री से उठा लो सामान, ठीक है, ये एक्स वर्क्स है, ये इस रेट के अंदर आप फैक्ट्री से उठा लें। अच्छा जी, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू प्लेस, ये भी देख लिया हमने। डिलीवर्ड एट प्लेस, डिलीवर्ड एट प्लेस, डिलीवर्ड एट प्लेस कह रहा है कि वो चाइना से लेके मेरे घर के बाहर तक, मेरे वेयर हाउस के बाहर तक की जिम्मेदारी जो है वो सेलर की है, कि उसने मेरे घर के बाहर पहुंचा देनी है चीज। लेकिन इसके अंदर जो वो बिल है उसका, इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्सेस का, और वो सारा उसने वो भी साथ दे देना है, कि ये भी आप पे करेंगे, ठीक है। और उसको फिर मेरे घर के बाहर से, वेयर हाउस के बाहर से अनलोडिंग, और अनलोडिंग के बाद कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस, वो मेरी जिम्मेदारी है सारी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए डिलीवर्ड एट प्लेस, अनलोडेड प्लेस, डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर्ड एट प्लेस के अंदर क्या है कि वो मुझे मेरे वेयर हाउस के अंदर डिलीवरी देगा और अनलोडिंग करके देगा, ठीक है। मेरे वेयर हाउस के अंदर अनलोडिंग भी करके देगा, वो डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड है, ठीक है। अ, उसके बाद लेकिन डिलीवरी वहां पे आएगी, अगेन इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस कस्टम क्लियरेंस वो मैंने पे करना है, ठीक है। इसके बाद आ गया DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डिलीवरी भी उसने देनी है, ड्यूटी पेड भी उसने करना है, मेरी प्लेस के ऊपर उसने डिलीवरी देनी है, एट नेम्ड प्लेस, ठीक है। जो प्लेस मैं उसको दूंगा, उस प्लेस के ऊपर उन्होंने मुझे डिलीवरी देनी है। इसके अंदर सिर्फ एक अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन मेरी जिम्मेदारी है,
बाकी सब कुछ जो है वो सेलर की जिम्मेदारी है। इवन इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, कस्टम क्लियरेंस, वो भी सब कुछ उसने करवाना है। ठीक है, इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है कि ट्रक के अंदर सामान, फॉर एग्जांपल ट्रक के अंदर सामान उसकी फैक्ट्री से डला और मेरे वेयर हाउस के बाहर आ गया पाकिस्तान में। वो दरमियान में जहां से मर्जी आया, बाय एयर आया, बाय सी आया, जहां से भी आया। ठीक है, वो चाहे 4 पोर्ट से गुजर के आया, 2 पोर्ट से गुजर के आया। ठीक है, उसने चाहे कितने ही कस्टम ड्यूटीज चाइना में पे किए हैं, कोई टैक्सेस पे किए हैं, कोई फाइन पे किया है, और पाकिस्तान में उसने कोई फाइन पे किया है, कस्टम ड्यूटी पे की है, जो भी किया है, मेरे वेयर हाउस के बाहर ट्रक खड़ा होना चाहिए। ठीक है, मेरा क्या काम है कि मैंने उस ट्रक को अनलोड करवा लेना है। ठीक है, अब अमेजोन के केस में क्या होगा कि वो सामान अमेजोन के वेयर हाउस के बाहर होना चाहिए। ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस के बाहर तक पहुंचाना वो इसकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम अपने एड्रेस के ऊपर नहीं, वर्चुअल एड्रेस के ऊपर कौन सामान मंगवा रहा है, हम वहां पे नहीं मंगवा रहे, हम डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से हम शिपिंग क्रिएट करते हैं। शिपिंग क्रिएट करके तो वो डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस के बाहर जाता है, लेकिन ये सामान आप पाकिस्तान में या अपने यूएस यूके के एड्रेस पे नहीं भेज रहे, ये आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड के अंदर ये सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? आपके सप्लायर की जिम्मेदारी। उसने आपको रेट जो है ये सब खर्चे इंक्लूड करके फिर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज $2 की है तो वो $4 की आपको बताएगा, या 3.5 की बताएगा, $1.5 वो ये सारे खर्चे उसमें इंक्लूड करेगा। अच्छा, अब वो जो बात मैंने आपको कर दी कि किस तरह से ये अमेजोन के वेयर हाउस के बाहर पहुंच जाएगा सामान, चाइना में बैठे सप्लायर को किस तरह पता लगेगा कि मैंने कहाँ पे जाना है, कौन से वेयर हाउस में जाना है, और जब वेयर हाउस में पहुंच भी जाएगा तो अमेजोन को किस तरह से पता चलेगा कि भाई ये मेरा सामान आया है, ये हसान खालिद का अकाउंट है, उसका सामान आया है। अमेजोन को कैसे पता चलेगा? उसको पता चलेगा इन शिपिंग लेबल्स के थ्रू, जो कि मैं इस सामान के ऊपर लगा के, कार्टन्स पे, बॉक्सेस के ऊपर लगा के फिर इसको अमेजोन के वेयर हाउस भेजूंगा। जब ये अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा, वो सिंपली इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान को तो नहीं, ये मतलब जो हसान खालिद का अकाउंट है जिसके नाम से है, ये उस अकाउंट का सामान है। वो उस अकाउंट में इस इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे अपने वेयर हाउस में सामान को रखने के बाद। ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस पे अनलोड, वहां पे वो खुद ही अनलोड करवाएंगे उसको। ठीक है, वो खुद अनलोड करेंगे। उनके पास वहां पे वो पैलेट्स करने वाला, अगर पैलेट्स में है तो उसके थ्रू कर लेते हैं, अदरवाइज वो उनकी वहां पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योरेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसर्न? इंश्योरेंस, देखिए, इंश्योरेंस जरूरी होती है उसमें। आपका बाई सी अगर आ रहा है सामान, ठीक है, तो खुदा न खास्ता उसमें कोई जहाज डूब गया, ठीक है, तो अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह वो उसने कंपनी ने करवाई हुई है तो वो रिकवर हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब वो पता नहीं कौन से टाइप की इंश्योरेंस करते हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो कोई अच्छी टाइप की इंश्योरेंस है कि बुरी टाइप की है, इसका आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन वो सप्लायर ही इंश्योरेंस यूजुअली करवा लेते हैं। ठीक है, आपको नहीं करवानी पड़ती है, या आपने नहीं करवानी है, आपकी लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये लेबल कहाँ से मिलेगा? ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, लेबल कहाँ से मिलेगा। After you decide what you'll be shipping to Amazon and determine the appropriate shipping method and carrier to use, it's time for labeling and packaging. Small parcel deliveries are for items packed in individual boxes and the shipping boxes individually labeled for delivery. These are normally smaller shipments that are sent through DHL, UPS, FedEx, less than truckload. अच्छा, ये मैं आपको बता दूंगी, आपको इधर से यहाँ से समझ नहीं आएगा।
अच्छा, ये जो लेबल्स है ना, ये जब आपने देना है ऑर्डर अपने सप्लायर को, तो ये उसी टाइम आपने लेबल्स भी उसको दे देने हैं, और ये लेबल आपने अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से निकालने हैं, ठीक है? वहाँ से निकाल के ये आप इसकी पीडीएफ फाइल्स होती हैं, वो पीडीएफ फाइल्स आप सेंड कर देते हैं चाइनीज़ सप्लायर को, और वो जब पैकेजिंग करता है, तो वो पैकेजिंग करके ये लेबल उसके ऊपर लगा देता है, ठीक है? और ये चीज़ जब पहुँचती है अमेज़न के वेयरहाउस में, तो वो ऑटोमैटिकली वहाँ से ट्रैक हो जाती है। ये सेलर सेंट्रल ओपन। अच्छा जी, ये एक अकाउंट खुल गया है। उस टाइम पूछ लें, ऐसे लेक्चर साथ-साथ क्वेश्चन आते हैं क्या? ऐसे लेवल कहाँ से मिलेंगे? ये लेवल यही हम करने लगे। इन केस वी चूज़ एफबीएम देन हाउ विल बी अनलोडिंग प्रोसेस? एफबीएम आप चूज़ करते हैं तो ये आपके जो आपसे आपने जहाँ से एफबीएम करनी है, जिस प्रेप सेंटर से आपने सामान भेजना है, आप वहाँ पे अनलोडिंग करवाएँगे डेफ़िनेटली, ठीक है? और वो प्रेप सेंटर में उनके पास वो फ़ोर्कलिफ्ट लोडर, अनलोडर वग़ैरह वो होगा, और वो फ़ोर्कलिफ्ट के ज़रिए उसको वो अनलोड करवा लेंगे। ये आपके बॉक्सेज़ होंगे तो वो बॉक्सेज़ वहाँ पे उतर जाएँगे मैनुअली। ये लेबल कैसे सेंड करते हैं चाइनीज़ सप्लायर को? हमारा रजिस्टर्ड एजेंट सेंड करेगा। भई आपके रजिस्टर्ड एजेंट का एलएलसी ओपन करने के बाद आपसे कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का, और वो आपका रजिस्टर्ड एजेंट जो जिस तरह से हम ओपन कर रहे हैं एलएलसीज़, रजिस्टर्ड एजेंट यहाँ पे आपका एक कंपनी है, बंदा नहीं है, ठीक है? एक बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड एजेंट बना होता है, कोई बंदा नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? तो उसका उसका इस सारे काम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जस्ट एलएलसी ओपन करनी है, उसके बाद उसका काम खत्म है। स्पेसिफाई करते हैं क्वेश्चन टाइम उस टाइम पूछ लें, ऐसे लेक्चर के साथ-साथ क्वेश्चन आते हैं, क्या करें? भई लेक्चर के साथ-साथ आप क्वेश्चन करें लेकिन रेलेवेंट करें ना। मतलब बात इन्वेंटरी की हो रही है, शिपिंग प्लान की हो रही है, उसके अंदर आप क्वेश्चन कर दें कि एलएलसी के अंदर ये मसला है, तो वो तो मैच नहीं करेगा ना, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक से रिलेटेड करें। मैं स्टार्ट में इसीलिए आप लोगों को कह रहा होता हूँ क्वेश्चंस करें, क्योंकि स्टार्ट में तो फिर अभी हमने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया होता। आप कोई भी किसी किस्म का भी अपनी ज़िंदगी का मसला वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे हम एक करके देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइमली जॉइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं सिन कॉपी करता हूँ, 1 मिनट ठहरें कोई। अच्छा, अभी आपको यूपीसी बार कोड्स का भी बताना है।
अच्छा, ये मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि इसकी मैं आपको अच्छा, Recording in इसके अंदर progress. मैं आपको सिर्फ जो शिपमेंट क्रिएशन वाला पार्ट है ना, वो मैं बता रहा हूँ। शिपमेंट क्रिएशन वाला पार्ट कहाँ से आता है? आप अपनी इन्वेंट्री में जाते हैं और मैनेज इन्वेंट्री के थ्रू इन्वेंट्री के अंदर आपने जो लिस्टिंग क्रिएट की है ना, वो लिस्टिंग आपकी आ जाती है इससे पहले, ठीक है? ये लिस्टिंग आपकी शो हो रही होगी, ये लिस्टिंग आपने बना ली है पहले से ही। इस लिस्टिंग के अंदर ये तो वैसे लिस्टिंग किसी और की है, होलसेल की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इस लिस्टिंग के अंदर आपने टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, प्राइस दे दी, वेरिएशन दे दी, साइज़ दे दिया, सारा कुछ आपने दे दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये लिस्टिंग आपकी आ जाएगी इन्वेंटरी के अंदर। इन्वेंटरी के अंदर जब आपकी आ जाएगी तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, ठीक है? सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, इस पे आप क्लिक कर देंगे और एसकी होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये कोई भी नंबर होता है जो कि आप अपने इन्वेंट्री को अपनी प्रोडक्ट को दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे लें, उसको नंबर 1 दे दें, 2 दे दें, 777 दे दें, ठीक है? अच्छा जी, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका जो प्लान क्रिएशन है, इसको कहते हैं शिपमेंट प्लान बनाना, ठीक है? शिपमेंट प्लान बनाना। यहाँ पे ऊपर ये बता रहा है कि आपको सबसे पहले आप बताएँ कि आपने कहाँ से शिप करवाना है? शिप फ्रॉम मतलब ये आइटम्स कहाँ से पिकअप होंगी, ठीक है? ये आइटम कहाँ से पिकअप होंगी। इन द केस ऑफ प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आपकी जो ये है चाइना से आइटम्स आई और चाइना से जाके वो आपके यूके में चाइनीज़ जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है, उसके वेयरहाउस में चली गई, ठीक है? वो उसके वेयरहाउस में चली गई। वहाँ यहाँ पे आप उसका एड्रेस दे सकते हैं और उसका एड्रेस देके आप यहाँ से पिकअप जनरेट कर देते हैं कि इस डेट को आप ये आइटम्स यहाँ से पिकअप कर लें, ठीक है? यहाँ पे आप उसका ये इसको एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। ये भी एड्रेस यहाँ पे 2-3 दिए हुए हैं, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। ऐड कॉन्टैक्ट एक और उसका कंट्री, रीजन सब कुछ, ठीक है? यहाँ यूके का ही होगा, कंपनी फ़ुल नंबर, सिटी, ज़िप कोड सारा कुछ डाल देंगे आप। वहाँ से जो अमेज़न का यूपीएस है जो इसका पार्टनर कैरियर है, वो वहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है? शिप फ्रॉम में एड्रेस कौन-सा आना है? जहाँ से आपने शिपमेंट उठवानी है, वो एड्रेस कौन-सा होगा? चाइनीज़ सप्लायर का उसका फ्रेट फॉरवर्डर का आपके फ्रेट फॉरवर्डर का वेयरहाउस होगा, जहाँ से आप शिपमेंट पिकअप करवाएँगे, ठीक है? ये यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिख देना। अगला काम क्या है जी? अब ये आपकी इन्वेंटरीज़ यहाँ पे आपकी जो इन्वेंटरी है वो आ रही है। इधर आप
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये है हमारी एक्स गेमर एक्स डब, ये है इसकी शिपमेंट बनानी है हमने, इसकी शिपमेंट बनवानी है। तो ये क्या है आपका, इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर है या क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट, ठीक है? ये 2 ऑप्शन होती हैं आपकी। जो केस पैक का टेम्पलेट होता है, उसके अंदर आपका आप बनाते हैं कि इसका जो मेरा कार्टन है, एक कार्टन के अंदर ये 72 पीसेज़ हैं, ठीक है? एक कार्टन के अंदर 72 पीसेज़ हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये 1 कार्टन टेम्पलेट है। यूनिट्स पर बॉक्स कितने हैं? 72 यूनिट्स हैं जी मेरे। बॉक्स की डायमेंशन क्या है? आपको यहाँ पे बॉक्स की डायमेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है? आप दे सकते हैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी दे के देखते हैं। बॉक्स वेट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपका क्या है, कितने केजी है। हू लेबल्स द यूनिट्स? अच्छा, अब ये एक चीज़ ये इसको यहाँ पे ये लेबल कौन से कह रहा है? ये एफएनएसकेयू लेबल्स की बात कर रहा है। एफएनएसकेयू लेबल्स क्या होते हैं? मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता दूँ, क्योंकि एफएनएसकेयू और शिपिंग लेबल ना ये थोड़े से कन्फ्यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। एफएनएसक्यू है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपकी अमेज़न पे जो भी कोई आइटम बिक रही है, फॉर एग्जांपल ये आइटम है, इसकी बैक कहाँ पे है? ये है। इस आइटम के ऊपर एक बारकोड होगा। आप देखें वो स्टोर्स में भी आप आइटम कोई चीज़ लेते हैं ना, वो स्कैन करते हैं उसको, ठीक है? वो बारकोड से स्कैन करते हैं। अब अमेज़न पे जो ये बारकोड लगा हुआ है इसकी ना, ये देखिए, ये लगा हुआ है बारकोड इस साइड पे। अच्छा, अब 2 तरह से अमेज़न बारकोड्स को लेता है। कुछ प्रोडक्ट्स का अमेज़न मैन्युफैक्चरिंग बारकोड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कुछ ब्रांड्स की अगर प्रोडक्ट है, होलसेल के केस में मैं बता रहा हूँ। कुछ ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड्स की वो उसका बारकोड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो प्राइवेट लेबल की आपकी प्रोडक्ट होती है, आपको अमेज़न से ही बारकोड लेने होते हैं। अमेज़न आपको बारकोड देता है आपकी उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, और वो आपको हर एक इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर लगाने होते हैं, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर आपको वो लगाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो मैं भेज रहा हूँ, ये एनर्जी ड्रिंक का ये बॉक्स है, ठीक है? गेमिंग बूस्टर, पल्वर, शेकर जो भी है, ठीक है? एनर्जी ड्रिंक। अब ये मैं इसको भेज रहा हूँ 72 यूनिट्स, 72 यूनिट्स। तो मुझे 72 एफएनएसक्यू लेबल्स इसके ऊपर लगाने हैं। 72 एफएनएसक्यू लेबल्स मुझे इसके ऊपर लगाने हैं। और ये जो 72 एफएनएसक्यू लेबल्स होंगे, अ, ये एक ही तरह के होंगे। ये एक ही कोड होगा जो कि 72 जगह पे मैं लगा रहा हूँगा। एफएनएसक्यू लेबल जो है वो आपकी एक प्रोडक्ट के लिए एक ही होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भेज रहा हूँ टी-शर्ट्स, मैं ब्लू भेज रहा हूँ, ब्लैक भेज रहा हूँ, पिंक भेज रहा हूँ। अब इसके अंदर जो 3 कलर्स हैं, तीनों कलर्स के सेपरेट एफएनएसक्यू लेबल्स होंगे, ठीक है? तीनों कलर्स के सेपरेट एफएनएसक्यू लेबल्स होंगे। पिंक के अलग होंगे, ब्लैक के अलग होंगे, पर्पल के अलग होंगे, ठीक है? सबके अलग होंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी ये पूछ रहा है कि भई जो एफएनएसक्यू लेबल लगाने हैं, हर एक पीस के ऊपर, हर एक आइटम के ऊपर, वो आप खुद लगा देंगे या अमेज़न से लगवाने हैं? अगर तो मैं कहता हूँ मुझे अमेज़न से लगवाने हैं, तो वो कह रहे हैं जी आप 25 सेंट्स पर यूनिट आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप खुद पीछे से लगा के भेज देंगे, तो मैं आपको प्रिंट निकाल देता हूँ, मैं आपको पीडीएफ फाइल दे देता हूँ, आप उसका प्रिंट निकालें, खुद लगा के मुझे दे दें। ठीक है? तो ये देखें, अब ये कह रहे हो वेट आपको बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है, कम है?
must be marked as the heavy package. Box weight does not meet the expected minimum 50 kg. 50 कर लें जी इसको. 50 भी नहीं है. हो गया जी, मेरे ख्याल 23 से हो गया. अच्छा, FNSQ की आपको मैंने बता दिया कि वो आपके पास ऑप्शन है कि आपने इसकी वो किधर गई जो हमने बनाई थी भाई? ये है टेम्पलेट. इसकी टेम्पलेट किधर गई है? 1 मिनट. अच्छा जी, प्रेप नॉट रिक्वायर्ड यूनिट लेबलिंग बाय सेलर प्रिंट एसक्यू लेबल्स. हाँ, इसको देख लें. अच्छा, ये जो है आपके FNSQ लेबल्स, ये हैं. ये मैं 1 मिनट आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ. यहाँ पे 72 यूनिट्स आप इसको भेज रहे हैं, तो 72 यूनिट्स आप इसको यहाँ पे थर्मल प्रिंटिंग है. अगर सप्लायर से आप पूछ लेंगे तो वो थर्मल प्रिंटिंग पे कर लेगा, नहीं तो जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड के ऊपर प्रिंट हो जाएगा. सोर्सिंग और कितना रहता है या खत्म हो गया? भाई अभी रहता है, कल भी हमने देखना है इसको. अच्छा, ये आपके आ गए हैं FNSKU लेबल्स, ठीक है. अब ये देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट थी, एक ही तरह की थी, वेरिएशन नहीं है. अभी हमने एक ही प्रोडक्ट का निकाला है, तो ये एक ही तरह का कोड है. यही कोड आपके हर आइटम के ऊपर लगेगा, ठीक है. हर एक इंडिविजुअल आपकी जो आइटम है उसके ऊपर ये कोड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है. इससे आपकी जो आइटम्स हैं वो ट्रैक होंगी कि ये किस अकाउंट की हैं और किस सेलर की हैं और ये कौन-सी लिस्टिंग की आइटम है, ठीक है? आपकी अगर 10 लिस्टिंग्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च की हुई हैं, तो आपकी 10 प्रोडक्ट्स की डिफरेंट FNSQ लेबल होंगे. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक ही प्रोडक्ट की 4 वेरिएशंस हैं, तो आपकी चारों वेरिएशंस के डिफरेंट FNSQ लेबल्स होंगे, ठीक है? और FNSQ लेबल्स आएँगे कहाँ से? सेलर सेंट्रल से आएँगे, ठीक है? ये आपके FNSQ लेबल सेलर सेंट्रल से आएँगे. इसको हमने बता दिया. 72 यूनिट्स है हमारे. डेट ऑफ एक्सपायरी इसकी क्या है? ठीक है, यहाँ से भी आप FNSQ लेवल प्रिंट कर सकते हैं. इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो शिपिंग लेबल है वो किस तरह से करना है. यहाँ से ऊपर तो आपका आ गया जहाँ से पिकअप करनी है एड्रेस, वो आ गया. नीचे आपने बता दिया कि एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स. उसकी डायमेंशंस क्या हैं ये पहले दी थी हमने, फिर दे देते हैं.
आप इसको कंफर्म कर देते हैं कि मेरा एक ही बॉक्स के अंदर 72 यूनिट्स आ जाएंगे और उसकी 36 बाय 36 डायमेंशन होगी, 22 kg उसका वेट होगा। अच्छा, ये जो आपने डायमेंशन और वेट लेना होता है, ये सप्लायर आपको बताता है, ठीक है, कि इस आइटम को जब हम एक कार्टन के अंदर डालेंगे, कार्टन के अंदर डालने के बाद उसके कितने यूनिट हर कार्टन के अंदर आएंगे और आपके कार्टन का डायमेंशन क्या होगी, उसका वेट क्या होगा। कैन वी सेंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स? जी बिल्कुल भेज सकते हैं आप, एक ही बॉक्स में डिफरेंट लिस्टिंग्स की आइटम्स भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर थोड़ी सी आपकी शिपमेंट कम्प्लेक्स हो जाती है, आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं कि एक बॉक्स में मेरे ये वाले एसेंस मौजूद हैं, ठीक है, तो आप उसको भेज सकते हैं उस तरह से। परचेजिंग से पहले, हाँ जी, परचेजिंग से पहले आप इसकी लिस्टिंग बना लेंगे, लेकिन जस्ट वो लाइव नहीं जाएगी। अच्छा, अब हम इसको शिप डेट इस पूछ रहा है कि भाई किस डेट को आप चाहते हैं कि आपसे वहां से पिकअप कर लिया जाए। इसे हम कहते हैं भाई कल कर लें आप। अच्छा, इसके बाद दो ऑप्शंस हैं आपके पास, स्मॉल पार्सल डिलीवरी एसपीडी या लेस देन ट्रक लोड है। अगर तो आपकी कार्टन्स हैं, कार्टन्स के अंदर आइटम्स हैं, तो फिर आप स्मॉल पार्सल डिलीवरी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो आइटम्स हैं वो पैलेट्स के ऊपर हैं, पैलेट्स के ऊपर हैं, पैलेट आप लोगों को पता ही होगी क्या है, मैं दिखा देता हूँ एक दफा। अब तो प्लास्टिक की आ गई, पहले वुड की होती थी। ये पैलेट्स होती हैं, इस पैलेट के ऊपर जो है वो सामान आपका कार्टन जो है वो जोड़े होते हैं और हर पैलेट का यूएस और यूके के अंदर डिफरेंट साइज होता है। ये एक स्पेसिफिक हाइट तक जा सकती है और स्पेसिफिक इसकी विड्थ होती है। और ये यूएस या यूके के अंदर एक जो मतलब पैलेट, आप जब पैलेट का लफ्ज यूज करते हैं ना, तो इसकी डायमेंशन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपका पैलेट के ऊपर सामान है, सामान बहुत ज़्यादा है, तो आप लेस देन ट्रक लोड इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर आपके शिपिंग चार्जेस बच जाएँगे। काफ़ी ये आपको सस्ता पड़ेगा अगर सामान ज़्यादा है तो, और पैलेट्स के ऊपर है। और अगर थोड़ा है, कार्टन के अंदर है, तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसने कहा है कि ये शिपमेंट नंबर 1 आपकी जो आएगी, ये BHX 4 लायसन पार्क यहाँ पे आएगी, वेस्ट मिडलैंड्स यूनाइटेड किंगडम में। एक इसका बॉक्स होगा, एक ही एसकेयू है, मतलब एक ही एसएन की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, 72 यूनिट्स हैं उसमें। यूपीएस जो है वो आपको 8.39 पाउंड्स चार्ज करेगा इसकी पिकअप करने का, ठीक है। अगर आपको यूपीएस के अलावा कोई कैरियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप डीएचएल करना चाहते हैं, टीएनटी करना चाहते हैं, कोई और करना चाहते हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूपीएस जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिबल यही है कि क्विकली आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है और पिकअप हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। और अमेज़न का जो पार्टनर कैरियर है, कोई केस ओपन करना हो, कोई मसला हो, तो वो भी ईज़िली हो जाता है। इसके बाद जी, अगला काम है आपका कि आप इसको यहाँ से एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, ये जब आप करते हैं तो आपकी अ, जो है वो शिपमेंट कंफर्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, शिपमेंट कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ से अ, वो मिल जाते हैं शिपिंग लेबल्स। वेयर हाउस अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं भाई, नहीं वेयर हाउस वही आपको बताते हैं, पर आपको उसको सिलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, जाना तो आपके अकाउंट में ही लाइव होनी है ना, तो वो जहाँ मर्जी से लाइव हो, वो चाहे मैनचेस्टर से हो, चाहे लंदन से हो, स्कॉटलैंड से हो, जिधर से भी हो, वो उनकी जिम्मेदारी है। और समटाइम्स आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा होती है तो वो उसको डिसबर्स कर देते हैं डिफरेंट वेयर हाउसेस में, वो एक ही जगह पे रखते भी नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा अमेज़न में जाती है, फिर अमेज़न उसको डिसबर्स करता है डिफरेंट वेयर हाउसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर अगर यूएस के केस में आपकी टेक्सास में आपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री लाइव की थी, लेकिन ऑर्डर आपको न्यूयॉर्क से आ रहा है, वाशिंगटन से आ रहा है, तो वो अगर यूनिट्स आपके अपने कोई 1000 यूनिट भेजे हुए हैं, तो वो उसको डिसबर्स कर सकते हैं डिफरेंट वेयर हाउसेस।
ठीक है, वो उनकी मर्जी है। आपके अकाउंट के अंदर बस जितने यूनिट आपने भेजे हैं वो उतने ही शो होने चाहिए। ये ना हो कि 72 आपने भेजे हैं लेकिन आपके लाइव ही 50 हो रहे हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं रहे। अगर वो हो रहा है तो फिर आप केस ओपन करें। अच्छा, यहाँ से आपको जो बॉक्स लेबल मिलेंगे वो हर बॉक्स के लिए एक लेबल होता है। ठीक है, वो हर बॉक्स के लिए एक लेबल है, वो आपने हर एक कार्टन के ऊपर एक लेबल लगा देना। ठीक है, तो आपके पास ये दो तरह के लेबल आएंगे अभी। कार्टन लेबल एक मिनट देखता हूँ मेरे पास पड़ा हुआ है। ये होता है जी आपका कार्टन का लेबल। अगर फॉर एग्जांपल आप भेज रहे हैं 10 कार्टन भेज रहे हैं, तो ये आपको हर कार्टन का अलग से लेबल मिलेगा जो कि आपने उस कार्टन के ऊपर लगा देना है। ठीक है, तो ये दो तरह से आपकी ये ट्रैक हो रही होगी। नहीं, ये नहीं है। एक आपकी सबसे पहले कार्टन जब इन होगा, ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता है शिप फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, शिप टू कौन से वेयर हाउस में जा रहा है, और उसका ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है। मिक्स्ड एसकेयूज हैं अगर, या एक ही एसकेयू है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बॉक्स 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपके 5 बॉक्सेस हैं तो वो बॉक्स 1 ऑफ 5, 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5 इस तरह करके यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, और ये लेबल आप हर बॉक्स के ऊपर एक लगा देते हैं। अच्छा, आपने चाइना में सप्लायर को ये बॉक्स लेबल दे दिए। आपके 4 कार्टन थे, आपने 4 कार्टन के लिए 4 लेबल उसको दे दिए। और उसके बाद आपके FNSQ लेबल थे, FNSQ लेबल आपने दे दिए उसको, हर एक आइटम के ऊपर एक लगा के देने वाला। तो उसने ये आइटम आपकी चाइना से शिपमेंट की, बाय एयर की। बाय एयर चली गई लंदन एयरपोर्ट के ऊपर। लंदन एयरपोर्ट से वहां पे आपने उसका जो फ्रेट फॉरवर्डर था उसने रिसीव की। रिसीव करके वो अपने वेयर हाउस में ले गया। आपने शिपमेंट प्लान जो क्रिएट किया था, आपने उस लंदन वेयर हाउस का एड्रेस दिया हुआ था कि यहाँ से पिकअप करनी है। वहां से उस वेयर हाउस से यूपीएस वाले आए। आपने कल का उसको टाइम दिया था यूपीएस को कि भाई कल इसको पिक कर लो। कल यूपीएस वाले गए और वहां से ये वाला बॉक्स उठा लिया उन्होंने 72 यूनिट्स का। उसको ऊपर जब वो गए उन्होंने उसको स्कैन किया तो शिपिंग लेवल लगा हुआ था आपके अकाउंट का। ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी आइटम पिकअप हो गई है। यहाँ से आप जब चाहते हैं ना इन्वेंट्री और मैनेज FBA शिपमेंट्स, तो ये आपको हर एक शिपमेंट का ट्रैक शिपमेंट, ये आपको ट्रैक दे रहा होता है कि भाई अब आपकी आइटम कहाँ है, अब पिकअप हो गई है। ये देखें, शिपमेंट क्रिएटेड, जब शिपमेंट क्रिएट होगी, इन ट्रांजिट, सी ट्रैकिंग डिटेल्स फॉर ऑल बॉक्सेस, डिलीवर टू द वेयर हाउस, तब ये आपको पता चलेगा। चेक देन, रिसीव्ड, शिपमेंट क्लोज विद डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, या डिस्क्रिपेंसीज अगर नहीं होंगी तो वो फिर भी बता देगा। इन ट्रांजिट, ड्यूरिंग द ट्रांजिट भी आप इसको जो है वो आपके हर एक बॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है और उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है जी, ये आपका था शिपमेंट क्रिएशन प्लान किस तरह से बनाते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई कि भाई ये लेबल कहाँ से आते हैं और कहाँ पे जाते हैं और इनका क्या फायदा है और ये कैसे ट्रैक होते हैं। हम्म। सर, अगर हम अपने अगर हम अमेजोन से लेबल लगवाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। उसके अंदर देखिए हमने शिपिंग लेबल लगाए होते हैं, कार्टन लेबल लगा होता है। ये कार्टन लेबल लगा होता है कार्टन पे। कार्टन से ट्रैक हो गया कि ये हमारी आइटम है। ठीक है, ट्रैक होके हमारे सेलर सेंट्रल अकाउंट से लिंक हो गया। अब उसके बाद हमने ऑलरेडी
सेलेक्ट किया हुआ है कि आपके पास ये वाले आ रहे हैं, इतनी आइटम्स आ रही हैं, आप उसको एफएनएसक्यू लगा दें। तो ऑटोमेटिकली वो उसको एफएनएसक्यू लेबल लगा देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी शिपमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये आइटम आ रही है इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ये आइटम आ रही है, उसको इतने लेबल लगने हैं, आपने लगाने हैं, तो वो लगा देंगे। खुद आपने बनाया ही ना हो तो कैसे क्लाइंट का काम फाइबर पे करके दे सकते हैं? देखिए, ये आपको कभी ना कभी तो खुद तो बनाना ही होगा ना। अभी आपने देखना है कि खुद आपने कैसे बनाना है। खुद आपने लोगों को ढूँढ के किसी की जान खा के कि भाई मेरे से फ्री करा लो, या किसी के साथ अटैच होके जो ये काम कर रहा है आपने उसके साथ सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? या किसी के अकाउंट पे तजर्बे करने हैं, ये आपने खुद देखना है। बेहतर ये है कि आप जो ऑलरेडी काम कर रहा हो उसके साथ अटैच हों किसी के साथ, ठीक है? लोगों को आप फ्री सर्विसेज़ दें, अपनी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इसको ऑफ़र करें। अच्छा, ये शिपमेंट क्रिएशन के ऊपर ना हम दोबारा करेंगे बात असल में। ख़िज़र एजाज़ साहब, ये दोबारा शिपमेंट क्रिएशन जो डिफरेंट टाइप की है ना, मैं आपको बताऊँगा लिस्टिंग क्रिएशन के बाद। उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा कि डिफरेंट टाइप की आप जो आपके एफएनएस की बल्कि होलसेल में करेंगे। हाँ, होलसेल में जो ये है ना शिपमेंट क्रिएशन वो डिटेल में होगा। तो उसमें फिर आपको मैं बताऊँगा कि डिफरेंट एफएनएस की यूज़, क्योंकि वो होलसेल में ही होता है, हम डिफरेंट एफएनएस की यूज़ को ऐड करते हैं। अदरवाइज़ जो प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल में तो एक ही प्रोडक्ट जा रही होती है। बिडिंग फ़ॉर्मूला बिडिंग फ़ॉर्मूला कौन-सा है भैया ऊपर के ऊपर? नहीं, आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने काम करना है किसी के साथ अटैच होके और अपनी फ्री सर्विसेज़ ऑफ़र करें लोगों को, और इसको खुद प्रैक्टिस करके, खुद नॉलेज अपना गेन करके, तो लोगों को फ्री सर्विसेज़ ऑफ़र करके अपना एक्सपीरियंस बनाएँ। बात कर ली सैंपल जा तो ये ज़रूरी कि क्या कि हम उसी प्रोडक्ट का भी सैंपल मँगवाएँ ताकि दोनों कंपेयर कर सकते हैं, बट वो सर अमेज़न से सैंपल कहाँ मिलेगा? भई ये मैं बता चुका हूँ ना, अमेज़न से सैंपल आपको जो है वो आपके आप यूएस में या यूके में हैं, यूके में आप अब कोई जानने वाला दोस्त रिलेटिव है वहाँ मँगवा लेंगे, वहाँ से आप सैंपल को पाकिस्तान शिप करवा देंगे। अगर कोई जानने वाला या दोस्त नहीं है, तो आप उसको प्रेप सेंटर में, किसी भी प्रेप सेंटर में शिप करवा सकते हैं, और प्रेप सेंटर से आप पाकिस्तान में शिप करवा सकते हैं। तो ये आपको खुद ढूँढना है, पूरा फेसबुक भरा हुआ है, और फाइवर, अपवर्क, पेपल पर आवर, ये वो सब कुछ भरा हुआ है। अपॉर्च्युनिटीज़ आपको खुद, किसी ने भी आपको प्लेट में रख के नहीं देनी कि भई ये स्टेप हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चल जाओ। ये खुद ढूँढनी होती है आपने, ठीक है? और अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा क्रिएट की जाती हैं, इस पे बिलीव रखें कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपने क्रिएट करनी है, मिलनी नहीं है आपको, ठीक है? कभी भी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलनी नहीं है कि आप बैठ जाएँ और अपॉर्च्युनिटी आपके पास आके झोली में गिर जाए। ये क्रिएट करनी होती है और ये एफर्ट से क्रिएट होती है। सैंपल किस चीज़ का मैं करके दिखा दूँ आपको? कि कैसे वर्क लें? कैसे, तो ये मैं किसी के साथ अटैच होके किसी से काम लेके आपको दिखाऊँ कि भई इस तरह से लेना है आपको? चलें, अभी अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर भी आपको थोड़ी डिटेल में ब्रीफ़िंग दूँगा। फ़िलहाल आप ये कि अभी फ़ोकस करें लर्निंग के ऊपर। फ़िलहाल आप लर्निंग के ऊपर फ़ोकस करें, सीख तो लें पहले, अभी आपने सीखा क्या है भई? तो आप काम करने की तरफ किसी के चले गए हैं, अभी सीख तो लें पहले। अभी तो आपको एक प्राइवेट लेवल भी नहीं आता ना पूरा, ठीक है? तो उसका तो कुछ नो हाउ ले लें, उसको प्रैक्टिस करने की या किसी को सर्विसेज़ देने की बात तो बाद में आएगी।
अगर आपका एक पार्टनर यूएस में हो तो हम एफबीएम करें। देखें, आपका एक पार्टनर यूएस में हो तो आप एफबीएम करें तो हाँ जी, आपका ना उसके अंदर देखिए, एफबीएम से ज़्यादा मैं जो उसको इनकरेज करता हूँ ना, कि आप प्राइवेट लेबल करें, होलसेल की बजाय, और बहुत ही माइक्रो लेवल पे प्राइवेट लेबल करें और मल्टीपल प्राइवेट लेबल्स करें, अगर आपके पास यूएस में पार्टनर अवेलेबल है तो, ठीक है? और उसके साथ कोई एक आधा अकाउंट जो है वो कोई ड्रॉप शिपिंग वगैरह का वो उसको करना है, तो वो बड़ा अच्छा उससे सेटअप बन सकता है। प्राइस आप कॉम्पिटिटिव रखें ना, हमज़ा प्राइस कॉम्पिटिटिव रखें, देखें बाकी लोग क्या दे रहे हैं वहाँ पे। ये तो नहीं है कि बाकी एक चीज़ $20 की दे रहे हैं, आप 100 की दे रहे हैं। नहीं, नहीं, मेरे साथ अटैच नहीं होना भाई, मैं तो खुद सारी चीज़ें आउटसोर्स करने पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि खुद खप के काम करना और वो टीम को चलाने वाला, ये सारे वो मैं मसले-मसाइल फेस कर चुका हूँ। मैंने निचोड़ के ही निकाला है कि आप थोड़ा काम करें, चीज़ें आउटसोर्स करें और अपनी ज़िंदगी सुकून में रखें। प्राइवेट लेबल और ब्रांड डिफरेंस, प्राइवेट लेबल और ब्रांड डिफरेंस मैंने बताया था ना आपके, जो ब्रांड है, जो होलसेल है उसके अंदर हम ब्रांड सेल करते हैं, ठीक है? तो प्राइवेट लेबल के अंदर अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाइकी के शूज़ हैं, आप नाइकी के शूज़ बेच रहे हैं ओरिजिनल नाइकी से लेके, वो ब्रांड सेलिंग है। और अगर आप अपने शूज़ बनाते हैं, ठीक है? शाज़ेब शूज़, वो अगर आप बेच रहे हैं तो आप ब्रांड अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। चलें बाकी कल करते हैं जी। अ, आप लोग आपस में टीम्स बनाएँ, ये बड़ी अच्छी सजेशन है। पिछले बैच में भी हमने किया था स्टार्ट, लेकिन अच्छी उसकी इतनी कोई आउटपुट नहीं निकली, बीच में लोग सुस्त हो गए। लेकिन वो करने के बाद किया था कि भई आप सब लोग, जब सेशन एंड था ना, तो सेशन एंड में मैंने किया था कि जो-जो लोग आप में अगर कोई मिल के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या कोई भी होलसेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बेशक 5-5 नहीं, आप 10-10 लोग मिल जाएँ। 10-10 लोगों का ग्रुप बना लें। तो ग्रुप बना के आप कोई एक्टिविटी प्रैक्टिकली स्टार्ट करें। अब उस ग्रुप के अंदर कोई 2-3 लोग एक्सपर्ट भी होंगे, जो कि ऑलरेडी जिनका एक्सपीरियंस है और काम कर रहे होंगे, और बाकी सारे न्यूबी भी हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं की है। तो उससे बाकी लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो जाएगा, आपके पास वर्कफ़ोर्स भी होगी और सब लोग प्रैक्टिकली सीख भी लेंगे। तो इसमें आप लोग देखिए अपनी जो अ, ग्रुप मेकिंग जो है वो करें, और कोई 8-8, 10-10 लोग बना लें, 5-5 लोग बना लें, ठीक है? वैसे ग्रुप मेंबर्स कम नहीं रखें, मैंने ये आइडिया देखा है कि जितने ग्रुप मेंबर्स आप ज़्यादा करते हैं ना, उतने मसले-मसाइल आते हैं। कोई एक तरफ खींच रहा होता है, दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा होता है। हर एक की अपनी डायरेक्शन होती है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो लेकिन ग्रुप मेंबर्स 5 से 6 तक, 5 तक ठीक रहते हैं। जब 7, 8, 10 पे आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे काम खराब होता है। ठीक है? तो मैक्सिमम देखिए 5 तक, 5-6 का अपने ग्रुप बनाएँ, और लेकिन ग्रुप बनाना है किसी एक्टिविटी के लिए, कोई काम करने के लिए। ऐवें ही ग्रुप बना के नहीं बैठ जाना, बच्चा है जो बातचीत करेंगे, वही टाइम पास करेंगे, गपशप लगा लेंगे। किसी काम के लिए ग्रुप बनाना है, पहले गोल ऑब्जेक्टिव अपना बनाएँ कि ग्रुप आपने क्यों बनाना है। आपने प्राइवेट लेवल लॉन्च करनी है, आपने होलसेल करनी है, आपने शॉपिफ़ाई स्टोर बनाना है, किस चीज़ का ग्रुप है? तो वो एक पर्पज़ का ग्रुप बनेगा, एक टारगेट का ग्रुप बनेगा, ठीक है? तो आप लोग जब अपना ऑब्जेक्टिव बना लें,
और ये सारा कुछ कर लें, तो मुझे इनबॉक्स में डिटेल बता दें कि भाई ये हम लोग हैं, ये हम करना चाहते हैं, हमने लॉन्च करनी है, ये हमारी प्रोडक्ट है। आप मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर लें, मैं आपको उसके अंदर गाइड भी कर दूँगा, ठीक है? तो नहीं, मेरा कोई ग्रुप नहीं है भाई, मुझे तो आप सब लोग अपने ग्रुपों में ऐड कर रहे होंगे ना? फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोगों का ग्रुप बन गया, 5-5, 6-6 बंदों का। लेकिन वो 10 लोग सीरियस हों कुछ करने के लिए, लॉन्च करने के लिए या कोई कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें आप मुझे ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पे भी मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूँ, मैं उसमें करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, इसके ऊपर सोचें अभी। बड़ी इनिशियल थॉट है, इसके ऊपर सोचें, वर्किंग करें, इसको फिर फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलें, अल्लाह हाफ़िज़ जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।